प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स डिफरेंस क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। बताओ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वापस रिवाइज कर लो एक बार। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया का पहला क्या है प्रोसेस? इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन में क्या रहेगा? क्या आरएनए? और वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में क्या है? ठीक है, टैपिंग में क्या बोलते हैं उसको? कैपिंग। कैपिंग पहले मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और स्लाइसिंग? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ एक्सॉन्स रहेगा वो है। और पॉलीआइडेनिलेशन? टेलिंग किस चीज की? एडेनिलेट रेसिड्यू। फिर से भूल जा रहे हो, वही तीसरी क्लास में फिर से वही करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रहे हो। ठीक है, देखो मैसेंजर आरएनए क्या हो जा रहा है वहां पे? फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या पढ़े थे हम लोग? जेनेटिक कोड के फीचर्स में क्या क्या है? इनिशिएटर और किसके लिए कोड करता है वो? मिथियोनिन। मिथियोनिन। ठीक है, उसके बाद हाँ, राइबोसोम के यूनिट्स में 3 साइट थे, ई पी और ए। ई क्या था? एग्जिट साइट। पी पेप्टाइडिल। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज साइट था। और नेक्स्ट ए साइट एक्सेप्टर आर्म था वो। लेकिन एक्सेप्टर आर्म तो उसमें था टीआरएनए में। ए साइट इसमें क्या था? राइबोसोम। अमाइनो एसिड सिंथेटेज जो है वो ऐड होता है ना यहाँ पर। नेक्स्ट टीआरएनए में क्या क्या चीजें थी? टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशन आगे पढ़ेंगे करके। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म में क्या ऐड हो रहा है? एमिनो एसिड्स ऐड होंगे डीएचयू में। कौन सा? सिंथेटेज सी साइट। बाकी यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी स्टार्ट कोडॉन से, यानी कि एयूजी। चलो फिर ट्रांसलेशन शुरू करें। नहीं करना है। ट्रांसलेशन क्या होता है? किसको? हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करेंगे यहाँ? एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। सिंपल तरीके से समझना, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड होगा? एटीपी के साथ बाइंड होगा। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटिक। ठीक है, इससे क्या बनेगा? अमीनो एसिड और क्या रहेगा? एएमपी। एएमपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये एडिनोसिन क्या रहेगा? मोनोफॉस्फेट रहेगा। ठीक है, और ये जो है एक इनऑर्गेनिक मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा? मोनोफॉस्फेट बचेगा। तो मोनोफॉस्फेट बचेगा, तो इसके साथ टीआरएनए जो है,
टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, ऐड होगा इसके साथ, और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड एटीपी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बनेगा। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहला प्रोसेस वही है, एक्टिवेशन ऑफ क्या, अमीनो एसिड, पहला वही होगा। तो एक्टिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटीपी के साथ उसे बाइंड करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक। इसके साथ बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने के बाद ये एएमपी बाहर रिलीज करेगा। जब टीआरएनए ऐड होगा इसके साथ तो एएमपी बाहर रिलीज करके ये अमीनो एसिड जो है वो किसके साथ ऐड हो जा रहा है, टीआरएनए के साथ। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल रहे हैं इसको, या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पहला प्रोसेस क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सिंथेटिक, और वो दो फॉस्फेट जो है वो बाहर रिलीज कर रहा है और ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जा रहा है। अब अमीनो एसिड के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एएमपी बाहर रिलीज करेगा और ये चार्ज हो जाएगा टीआरएनए। इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, मतलब ट्रांसलेशन जो है वो चलेगा। उसमें भी सेम इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन है, लेकिन अलग अलग चीजें। यहाँ तक समझ में आया। हाँ, इसमें क्या क्या चीज है, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी और कौन से आयंस रहेंगे, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहेगा, वो याद रखना। उसके अलावा अमीनो एसाइल एडेनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, टीआरएनए के साथ कर रहा है और चार्जिंग हो रहा है। इतना क्लियर हुआ, पक्का। नेक्स्ट देख लो इसका। पहला प्रोसेस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंड प्रोसेस चार्जिंग ऑफ टीआरएन। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड एनर्जी के साथ बाइंड होगा तो वो मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो एएमपी बाहर रिलीज करेगा। जब टीआरएनए ऐड हो जाएगा उसके साथ एएमपी रिलीज करेगा तो वो चार्ज हो जाएगा टीआरएनए, वहां चार्जिंग हो जाएगी तो वो आगे इनिशिएट कर पाएगा और पॉलीपेप्टाइड बना पाएगा। तो ये प्रोसेस पहला किसका है, ट्रांसलेशन के लिए, वो नहीं दिया है एनसीईआरटी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस है एक्टिवेशन और उसके बारे में है, बट उतना अच्छे से नहीं दिया है उसने, इनिशिएशन से वो अच्छे से शुरू किया है इसलिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया था, सब काम खत्म कर लिया, मतलब पहले चार्जिंग और मतलब एक्टिवेशन और चार्जिंग यहाँ पर हो चुका है। एक्टिवेशन और चार्जिंग होने के बाद ये राइबोसोम के यूनिट्स क्या हो जाते हैं, एमआरएनए के साथ बाइंड हो। तो ये यहाँ पर समझना, इनिशिएशन में क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे ट्रांसलेशन अपैरेटस, मतलब ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या यूज हो रहा था, एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, ये तीनों तो मेन है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन में जो एयूजी क्या है, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, या फिर इनिशिएटर कोडॉन, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, वो किसके लिए कोड कर रहे हैं, मिथियोनिन के लिए। बार बार वही बोल रही हूँ तो तुम लोग बोलो ना। ठीक है, मिथियोनिन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अमीनो एसिड है स्टार्ट कोडॉन, यहाँ से क्या अटैच हो जा रहा है, फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए आके अटैच हो जा रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये टीआरएनए है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। बाद में पूछूंगी तो बताना, फिर सब बात करना बंद करो। एयूजी स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पर सबसे पहले क्या अटैच हो जा रहा है, टीआरएनए विद फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशिएशन। क्लियर हुआ, इनिशिएशन पहले नहीं हुआ कि हुआ, अच्छे से सुनो। पहला क्या है, स्टार्ट कोडॉन क्या है, एयूजी। इस जगह पे आके टीआरएनए अटैच हो जाता है विद फर्स्ट अमीनो एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। इसलिए बोली कि सुन लो पहले अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट इलोंगेशन देखना। इलोंगेशन में वही टीआरएनए फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है सेकेंड थर्ड अमीनो एसिड को ऐड कर रहा है। टीआरएनए सारे क्या हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं।
एमआरएनए के साथ टीआरएनए 1 by 1 बाइंड होगा और पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहेगा। ठीक है, इलोंगेशन मतलब नॉर्मल पता है ना। तो यही प्रोसेस जो है वो आगे क्या करेगा, नेक्स्ट अमीनो एसिड को बाइंड करता जाएगा और इलोंगेट होगा यहाँ पे। लास्ट हमारा टर्मिनेशन में, सुन लो इसके बाद फिर ब्रीफ में पूरा रहेगा, इसलिए सिंपल बेसिक वे में समझ लो। टर्मिनेशन क्या रहेगा, टर्मिनेट कहाँ पर होगा, ये स्टॉप कोडॉन में। स्टॉप कोडॉन कौन से थे, हाँ, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन से। अब स्टॉप कोडॉन वाले जगह पे आएगा, स्टॉप कोडॉन वाले जगह पे आएगा, जैसे कि यूएजी, ये क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया। यहाँ से ये इलोंगेट होता जाएगा आगे तक का, आगे तक होने के बाद जैसे यूएजी आएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना पूरा पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन को बाहर रिलीज कर देगा और जितने भी बाकी कंपोनेंट्स है उसको यूज कर लेगा रिसाइकलिंग। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ही रिसाइकलिंग हो रहा है तो राइबोसोम जो है वो एमआरएनए से अलग हो जाता है। अब राइबोसोम पूरे लार्ज और स्मॉल में वापस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एमआरएनए जो है वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या हो रहा था, एयूजी से स्टार्ट हो रहा था, एयूजी पे क्या बाइंड हो रहा है, टीआरएनए विद फर्स्ट अमीनो एसिड। ठीक है, वो बाइंड हो रहा है इलोंगेशन में, हाँ, अमीनो एसिड जो है वो क्या, और अदर आरएनए टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए के साथ वो नेक्स्ट अमीनो एसिड में क्या होगा, इलोंगेट होगा, नेक्स्ट चेन बनाएगा पॉलीपेप्टाइड का। टर्मिनेशन में क्या होगा, स्टॉप कोडॉन तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो लास्ट रिलीज फैक्टर उससे बाइंड होगा, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो है वो बाहर निकल आएगा और बाकी जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का। क्योंकि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में जो जो और फैक्टर्स हैं वो पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल साइड पे देख लेना इसमें कि एमआरएनए अटैच होता है कहाँ पर, कौन से यूनिट पे, स्मॉलर सब यूनिट पे आके वो अटैच होगा। अटैचमेंट कहाँ पर, इनिशिएटर कोडॉन वाले पोर्शन में यानी कि एयूजी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये मिथियोनिन कंटेनिंग स्टार्च टीआरएनए बन जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, एयूजी ऐड हो जा रहा है। वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कोडॉन के साथ ये पी साइड पे आके क्या हो रहा है, एंटी कोडॉन का, पी साइड में क्या हो रहा था, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम था। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम 2+ आयन के केस में क्या होगा, लार्जर जो सब यूनिट है राइबोसोम का वो भी बाइंड हो जाएगा किसके साथ, ये स्मॉलर वाला यूनिट है इसके साथ क्या आ गया, एमआरएनए आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, एयूजी रहेगा एमआरएनए में। फिर ये क्या करेगा, और एक जो लार्जर सब यूनिट है किसका, राइबोसोम का अटैच करेगा। कहाँ पर अटैच कर रहा है वही समझना, जो लार्जर वाला है वो स्मॉल सब यूनिट यानी कि एमआरएनए टीआरएनए मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स में, यानी कि यहीं पर आके वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, वहां पर टीआरएनए अटैच, जो सेम डायग्राम में देखे ना, यहाँ पर एयूजी था, यहीं पर आके क्या करेगा, लार्जर वाला जो है वो अटैच, पहले अटैच नहीं रहता है, पहले एमआरएनए के साथ वो अटैच रहता है, फिर लार्जर वाला क्या होता है, आके उसके ऊपर अटैच। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, स्मॉलर वाले सब यूनिट में क्या प्रेजेंट है, एमआरएनए अटैच हो रहा है। ठीक है, स्मॉलर वाले में एमआरएनए अटैच है, फिर क्या अटैच हो रहा है, वहां पे एयूजी है, एयूजी पे आके क्या हो रहा है, टीआरएनए अटैच हो रहा है। फिर ये लार्जर कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा साइट है, ये राइबोसोम का कौन सा है, पी साइट है ना, पी साइट पे आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, वो लार्जर वाला पोर्शन, लार्जर जो राइबोसोम का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो एमआरएनए है उसमें भी कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस है जो कि क्या नहीं होते, ट्रांसलेट नहीं होते, मतलब आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज नहीं हो रहे, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटीआर या फिर अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मेनली कहाँ पर होगा, अनट्रांसलेटेड जो रीजन होता है इसमें क्या रहता है, जो एमआरएनए का सीक्वेंस है हमारा, जैसे कि ये एमआरएनए का सीक्वेंस है, इसमें कुछ एडिशनल भी क्या रहेंगे, सीक्वेंसेस होंगी जो कि प्रोटीन नहीं बनाएगी या पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन।
उसके अलावा यूटीआर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, और कहाँ रहेगा, आफ्टर स्टार्ट कोडॉन रहेगा। तो इसीलिए ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्यों रिक्वायर्ड रहेगा, हाँ एंड पे और स्टार्टिंग, हाँ एंड पे होगा करके वो क्या रहेगा, ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म होगा ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड के केस। फिर पॉलीपेप्टाइड बाहर रिलीज हो जाएगा। इलॉन्गेशन में क्या रहेगा, इलॉन्गेशन में क्या हुआ था, 11 का अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का अमीनो एसिड का डायग्राम याद, मतलब वो याद है, जनरल फॉर्मूला क्या, तो अमीनो एसिड में ये है, नहीं अमीनो एसिड में क्या क्या चीजें होती है, एक एल्काइल ग्रुप रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, और एक अमाइन ग्रुप रहता है अमीनो एसिड, ये तीनों है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पता है ना, हाँ तो फिर वो सारे ग्रुप्स रहेंगे। अब जो चार्ज टीआरएनए है वो कहाँ पहुंचेगा, ए साइड पे, किस साइड था ए साइड, पहले क्या था राइबोसोम में, यहाँ पर कौन सा साइड है, पी है, फिर यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो ये यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, मतलब पी साइड से ए साइड पे पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, टीआरएनए पहुंच जाएगा। उसके बाद इसके लिए उसको क्या क्या चाहिए होगी, जीटीपी और उसके इलोंगेशन फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड रहेगी टीआरएनए को वहां से वहां पहुंचने के लिए, यानी कि इलोंगेट होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एस्टेब्लिश होता है किसके बीच में, कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड जो कि वहां पे, और अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या होगा, पेप्टाइडिल बॉन्ड जो है वो बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन याद है थोड़ा भी, बेसिक आएगा इसलिए बोल रहे, बेसिक पहले 11th में पूरा गोल है, तो सिर्फ नॉर्मल अभी भी बायोमोलिक्यूल अभी नहीं है कि केमिस्ट्री में है ना, लास्ट चैप्टर में है, हाँ उसमें सेम आ जाएगा, फिर से तो पढ़ लेना एक बार अच्छे से उसको। लेकिन नॉर्मली उसमें क्या क्या रहेगा ये बता दे रही हूँ, एक आर ग्रुप है, और एक क्या रहेगा सीओएच ग्रुप है, और एक क्या रहेगा, थर्ड जो है वो NH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड बनता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में बन रहा है और NH2 के बीच में बनता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड का COH और एक अमीनो एसिड का NH2 दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर इस प्रोसेस में जो कनेक्शन है वो किसके किसके बीच में है, टीआरएनए और अमीनो एसिड एट पी साइड के बीच में रहेगा। उसके बाद राइबोसोम फिर ट्रांसलोकेट हो जाएगा, किस डायरेक्शन पे हो रहा है, ये 5 to 3 डैश में हो रहा है एमआरएनए के, जिससे क्या बन रहा है, ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है ए साइड से अलोंग विद पेप्टाइडिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर ए साइड से फिर आगे क्या मतलब एमआरएनए जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, मतलब एमआरएनए नहीं राइबोसोम जो है वो क्या होता जाएगा, टीआरएनए के साथ अटैच होके आगे बढ़ता जाएगा। इसका एनिमेशन में दिखाएगा, जैसे खाते रहते हैं ना वैसे टाइप वाला रहता है, मतलब राइबोसोम जो है वो आगे बढ़ते जाता है। अब नया कोडॉन कहाँ पर एक्सपोज होता है, यहाँ पे, हाँ हाँ नया कोडॉन यहाँ पर एक्सपोज होता है ए साइड में, जहां पर कौन सा न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है अटैच होगा, ए साइड में नया अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा, फिर ये ट्रांसलोकेशन होता जाएगा और इलोंगेट होता जाएगा, जैसे वो डायग्राम में था ना। ये कहाँ पर पहले कौन सा साइड था, सी साइड था, फिर वो कौन से साइड पे जा रहा है, ए साइड पे, और यहीं से वो क्या शो होता जा रहा है, जैसे ये पी से ए चला जा रहा है ना, ये दिखा रहा है डायग्राम में पी से ए, फिर ये इलोंगेट होता चला जाएगा यहाँ पे। वो एक्चुअली क्या होता है देखो, याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना कि अमीनो एसिड की जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है, मतलब अमीनो एसिड बाइंड होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड का COOH और NH2, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो एसिड का NH2, दोनों बाइंड होंगे उसी जगह पे और नया पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड का
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो पहले टेस्ट लेना इस चैप्टर का। ह्यूमन हेल्थ एंड, नहीं इवोल्यूशन बाद में करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कर लेंगे इसके बाद। हाँ ठीक है, पर इसको पहले ध्यान से देख लो और पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, रख लो इसको। सुन लो हो गया। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है ना, उसका COOH वाला साइड, ठीक है। और ये सेकेंड अमीनो एसिड है, उसका NH2 वाला साइड। यहाँ पर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी को आगे फिर जुड़ता जाएगा थर्ड अमीनो एसिड के COH के साथ, तो धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड का लॉन्ग चेन बनता जाता है, ठीक है। लास्ट इसमें देखना टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इजी है। कौन से कोडॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा एडिशन जो है वो, उसको मैं शॉर्ट में इसलिए बता दी थी, फिर उसको लॉन्ग में बता दी। ठीक है, वो शॉर्ट में लिख लोगे इसको। लेकिन एक्चुअली इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन्स में ये सारे हैं, वो रीच करेगा कहाँ पर, हमारे ए साइड पे। तो स्टॉप कोडॉन्स जो है वो टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद टी साइड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब टूट जाता है, ठीक है। हाँ, वाटर के प्रेजेंस में वो टूट जाएगा। उसके बाद कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड का चेन बाहर रिलीज हो जाएगा, किसके साथ, उसके रिलीजिंग फैक्टर की मदद से। फिर एमआरएनए अलग हो जाएगा और राइबोसोम जो है लार्जर वाला और स्मॉलर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी कि क्या खत्म हो रहा है, पूरा ट्रांसलेशन यानी कि पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। हो गया ये। ट्रांसलेशन हो गया सबका, पक्का। डायग्राम एक बार देख लो और रिवाइज करो, फिर मैं पूछ रही हूँ। डायग्राम देख लो, रिवाइज कर लो, फिर मैं पूछ रही हूँ उसको। ट्रांसलेशन का ना, उससे पहले मैं वही बता रही थी जो कल पढ़े, उस दिन पढ़े थे ना, टीआरएनए के बारे में, डॉक्टर मॉलिक्यूल वाला, वो बताई। उसके बाद दो चीज हुआ था जब आप आए थे शायद, स्टार्टिंग ऑफ टीआरएनए हो रहा था और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो रहा था। बात करना बंद करो और पढ़ लो पहले। इसके पहले के दो प्रोसेस क्या थे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और चार्जिंग। क्या हुआ था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, यही वाला था ना, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब अमीनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में जब टीआरएनए के साथ बाइंड हो रहा है, रिलीज कर रहा है, और ये चार्ज हो गया है टीआरएनए इसके साथ, आगे का प्रोसेस करने में रेडी है। यही चार्ज टीआरएनए एमआरएनए के साथ जाके बाइंड हो जाता है इसके बाद। तो यही है, दो प्रोसेस है, पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड हो रहा है। क्लियर है ये ना, देख लिए। अभी फिर से पूछूंगी तो बताना है, एंजाइम भी बताना है। नेक्स्ट ये डायग्राम पढ़ लो, पूछूंगी अभी कहाँ पे क्या हुआ था करके। 'वो एंटीकोडॉन दिख रहा है, एंटीकोडॉन वहां पे कौन सा बाइंड होता है, AUG का उल्टा जो रहेगा वही बाइंड होगा वहां पे। हो गया।
प्रोटीन है ना, mRNA से प्रोटीन बन रहा था, तो प्रोटीन बाहर रिलीज हो जा रहा है और बाकी जो ट्रांसलेटेड जो कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे राइबोसोम्स की टर्मिनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन जा रहा है और बाकी जितनी भी चीजें हैं mRNA हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये बाहर वापस क्या हो जाती है, रिसाइकल हो जाती है। हो गया क्लियर? मेरा एक्सपेक्टेड एक और क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, आज अगर लैकोप्रॉन कंप्लीट हो गया तो फिर तुम लोग खुद नहीं पढ़ोगे, लास्ट में टेस्ट तो दोगे ही वैसे भी। ये मंडे, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे को, यही वाले मंडे को लास्ट चैप्टर क्या क्या हो गए तुम लोग के उसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो गया था और फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का हो गया था। हाँ, इनहेरिटेंस का ले लेते थे। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव है इसका, वो रहने दो अभी, उसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। हाँ, कौन सा, नहीं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अलग कर लो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ही बस लेते। हाँ, मंडे को, मंडे बहुत टाइम है। हाँ, संडे को एक्चुअली, मंडे को लेना हो रहा है, सर से पूछे तो मंडे बोले हैं, मंडे को 4 बजे। हाँ हाँ, जो भी 12th का जो है वो मंडे को है, फिर क्लास का छूट जाएगा बाकी बचा हुआ। हो गया, बस बस सबका अलग अलग यहाँ पर हो। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन क्या होता है? फैक्टर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ लियो ना। हाँ ठीक है, तो जीन क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है यहाँ पर मेनली कौन, कहाँ से जीन एक्सप्रेस हो रहा है, डीएनए से जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है ना, वही चीज जो है वो आरएनए से फिर प्रोटीन में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद। फिर ये जो रेगुलेशन है इसका मतलब क्या होता है, जो भी जीन्स यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर रही है उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि उसके फंक्शन को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। जैसे कि मेटाबॉलिक जो भी फिजियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन से जो भी हो रहा है उसको। उसके बाद प्रोकैरियोट में जो है वो मेनली कहाँ पर हो रहा है, बात करना खत्म। ट्रांसक्रिप्शनल जो है, इनिशिएशन जो है वो साइट है किस चीज का, कंट्रोल ऑफ, आवाज आता है, डिस्टर्ब होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो भी एक्टिविटी हो रहा है किसका, आरएनए पॉलीमरेज का खत्म नहीं हो रहा है, बाद में या तो क्लास के पहले आके बात कर लिया करो या बाद में बात किया, तो कॉल करके बात कर लिया करो। छोड़ो, आरएनए पॉलीमरेज जो है किसी भी, बस हो गया, किसका नंबर किसके पास है, खत्म हो गया। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज किसी भी प्रमोटर में ये कैसे रेगुलेट हो रहा है, जब वो किसके साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, तो वो या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली क्या करेगा, वो एक्ट करेगा। मतलब जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, किसी भी प्रमोटर के साथ, मतलब किसी भी गिवन प्रमोटर में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रेगुलेट कैसे होता है, जब वो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ क्या करेगा, बाइंड अप होगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों तरीके से, किस तरीके से, पॉजिटिवली एज वेल एज क्या रहेगा, नेगेटिवली क्या करेगा, एक्ट करेगा। अगर पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है तो उसको एक्टिवेटर्स बोल रहे हैं, नेगेटिवली कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर्स बोल रहे हैं। तो ये जो प्रमोटर रीजन रहेगा डीएनए का, ये रेगुलेट होगा बहुत सारे किस चीज से, रेगुलेटरी प्रोटीन के बाइंडिंग से, जिसे हम ऑपरेटर्स नॉर्मली बोल रहे हैं। ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर के बाजू में रहेगा, ये हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो कहाँ है, ये ये क्या रहेगा, ओरिजिन। ठीक है, पहले मैं रेगुलेशन बताइए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन क्या करेगा,
रेगुलेट होगा, अपने फंक्शंस को शो करेगा, ठीक है, रेगुलेट करेगा, अपने फंक्शंस को शो करेगा। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, ओ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मेनली ऑपरेटर वाला, प्रमोटर और ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो बाइंड होगा, बताई थी इसके साथ। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज था ना, उसके साथ क्या हो रहा है वो, आरएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो बाइंड होके वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली उसको रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद देखना, ये जो ऑपरेटर है वो बताई थी, ऑपरेटर किसके पास रहता है, वो प्रमोटर के पास। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रमोटर था और यहाँ पर क्या रहेगा, ऑपरेटर रहेगा। उसके बाद हर एक ओपरॉन में अलग ऑपरेटर है और स्पेसिफिक उसका क्या रहेगा, रिप्रेसर भी रहेगा। जैसे कि लैक ओपरॉन पढ़ेंगे हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ किस में, मतलब लैक ऑपरेटर जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, लैक ओपरॉन में प्रेजेंट होता है, और वो लैक रिप्रेसर के साथ ही क्या होता है, बाइंड अप होगा। तो इसमें देखना ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन क्या होता है, हाँ, जो कि सिर्फ क्या कर रहा है, जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। एक ऑपरेटर जीन होगा, एक प्रमोटर जीन होगा, एक रेगुलेटर जीन होगा, रिप्रेसर और क्या रहेगा, इंड्यूसर। ये सारी चीजें जिसमें प्रेजेंट होगी वो क्या रहेगा, ओपेरॉन। ओपेरॉन जो है वो मेनली किसमें हेल्प करता है, जीन को एक्सप्रेस करने, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। समझ आया थोड़ा सा, हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन, हाँ, लैक ओपरॉन पूरा आएगा, लैक ओपरॉन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ओपरॉन लिखोगे तो, लैक ओपरॉन लिखोगे तो उसमें ओपरॉन बताओगे। सिर्फ क्या, देख लो, सुन लो, सुन लो। ओपरॉन में मतलब ओपरॉन क्या रहेगा, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए एक छोटा सा उसका क्या रहेगा, सेगमेंट रहेगा, जो कि क्या करेगा, जिसमें एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे, और ऑपरेटर प्रेजेंट होगा, प्रमोटर प्रेजेंट होगा, रेगुलेटर प्रेजेंट होगा, रिप्रेसर और एक इंड्यूसर। ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी। तो काउंट कर लो कितनी सारी चीजें प्रेजेंट होगी इसमें, 5, 6 है ना, मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स, वन स्ट्रक्चरल जीन्स है, ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है, रिप्रेसर और एक क्या रहेगा, इंड्यूसर, ठीक है। एग्जाम्पल में सिर्फ हमारे यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या है, लैक ओपरॉन जो है वो प्रेजेंट है, आईपीएससी का कोई नहीं है ना। उन लोग के में शायद हिस्टिडीन प्रोटीन, सॉरी हिस्टिडीन बोल रही, टीआरपी है शायद, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन। हाँ, ट्रिप्टोफैन नहीं बताऊंगी, ट्रिप्टोफैन का उतना ज्यादा नहीं, लेकिन लैक ओपरॉन याद रखना इसमें। याद करो पहले क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। ओपरॉन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हो गया। ओपरॉन क्या है, उसके अंदर क्या रहेगा, क्या, ठीक है। लैक ओपरॉन किसने बताया था, जैकोब और मोनॉर्ड ने बताया था, उन्होंने सबसे पहले। और लैक ओपरॉन किसने देखा था, रेगुलेटेड सिस्टम उनका मेन किसका था, इस्चेरिचिया कोलाई में ही उन्होंने देखा था कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है करके। इसके अलावा लैक ओपरॉन जो है वो क्या है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्टोन क्या था, सिस्ट्रॉन क्या था, सिस्टर्ने गोल्गी अपैरेटस में पहुंच गया, सिस्टर्ने में अब ट्रांसक्रिप्शन में। मोनोसिस्टोन, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक दोनों पढ़े थे, याद है। हे भगवान, उसको पता है ना बुक में कहाँ पर है, तो उसी को दे दो बुक, वो बताएगा कहाँ पर है।
इसी बहाने दो लाइन पढ़ोगे तुम लोग ने, तो बुक खोलने का टाइम नहीं है किसी के पास। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन सिस्ट्रॉन, इतना नहीं, बस सिस्ट्रॉन बताओ। हाँ, सिर्फ सिस्ट्रॉन बताओ। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाला जो पार्ट था, इंट्रॉन का रिमूवल और एक्सॉन का एडिशन जो रहेगा वो पूरा एक सिस्ट्रॉन रहता है। मिल गया क्या? हाँ, तो मैं क्या बता रही हूँ सुनो। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स जहाँ से हो रहा है और एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एक्सॉन्स हो रहा है ना वहाँ पे। तो सिस्ट्रॉन पूरा वहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉन दोनों दिया हुआ है। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है? और पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि उसमें से जो अनइंटरप्टेड सीक्वेंसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां पे। ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन है वो रेगुलेट किससे होता है, एक प्रमोटर से होगा और एक रेगुलेटरी जीन से इसका क्या रहेगा, रेगुलेशन होगा। कौन? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन जो है वो किससे रेगुलेट हो रहा है, प्रमोटर से और रेगुलेटरी जीन से। अब इसमें एक रेगुलेटरी जीन है जो कि क्या नाम है इसका, आई जीन है। और तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है, जेड, वाई और ए। ठीक है। तो आई जीन किसके लिए कोड करता है, आई जीन किसके लिए कोड करता है, रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरॉन के लिए कोड करता है। यहाँ अच्छे से समझो क्योंकि एब्सेंस ऑफ मतलब प्रेजेंस में ये देखना है। आई जीन किसके लिए कोड करता है, रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपरॉन। क्या? रिप्रेसर जब खुद के मतलब नॉर्मल स्टेट में रहेगा वो क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा तब वो एक्टिव फॉर्म में बदल जाए। रिप्रेस मतलब समझते हो ना, रिप्रेसिव जीन जो रहता है, इनएक्टिव मतलब वो ओवरकम नहीं कर पाता है उसको, तो वो चीज जो है वो रिप्रेसर जीन है। तो आई जो है वो किसके लिए कोड करता है, रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरॉन के लिए। और ये क्या है, मेनली सिंथेसाइज किससे हो रहा है, बाय द मतलब आई जीन से रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये किसको ब्लॉक करता है, ऑपरेटर जीन को, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज आगे के जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको ट्रांसक्राइब ना कर पाए। ब्लॉक करता है ताकि उसको ट्रांसक्राइब ना कर पाए। अब किसके किसके लिए जेड, वाई और ए कोड करता है वो देख लो। जेड किसके लिए कोड कर रहा है, गैलेक्टोसाइडेसिस, गैलेक्टोसाइडेसिस। जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस ले, जो कि डाइसैक्राइड को, किसको, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या कर रहा है, वो हाइड्रोलाइज कर रहा है। ये मालूम है ना कि लैक्टोज दो से बना हुआ रहता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अच्छा, अभी अभी पता चला। लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो किसका पॉलीमर है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब नेक्स्ट, वाई जीन किसके लिए कोड करता है, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोसाइड परमिएसिस के लिए, जो कि मेनली ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस का परमेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। परमेबिलिटी मालूम है ना। हाँ, ए जीन किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटिलेज के लिए करेगा, जो कि टॉक्सिक जो थायोकैरेक्टोसाइड्स है उसको मेटाबोलाइज करता है ताकि वो क्या कर सके, मेनली सेल में लैक्टोज परमेसिस के थ्रू एंटर कर सके। मतलब जैसे क्या रहेगा, कोई भी सेल है, ठीक है, उसके अंदर कैसे एंटर करेगा, ये किस मेटाबोलाइज किसको कर रहा है, थायोगैलेक्टोसाइड्स को। इसको ये क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा ताकि लैक्टोज मतलब सेल लैक्टोज परमेस के थ्रू इसके अंदर वो एंटर हो सके। तो ये कौन सा एंजाइम को क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है, एसिटिलेज। जेड किसको कर रहा है, गैलेक्टोसाइड। ठीक है। वाई जीन किसको कर रहा है, परमेस। ठीक है। ए किसको कर रहा है, एक ट्रांस एसिटिलेज को कर रहा है। तो ये तीनों याद कर लेना। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें हैं, तो तीनों जीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या रहेगा, मैं इसको डायग्राम में बता देती हूँ।
अब यहाँ पर देखो प्रमोटर इंड्यूसर वाला देखो, अब रिप्रेसर एमआरएनए है यहाँ पे और ये क्या दे रहा है रिप्रेसर। रिप्रेसर जब क्या करेगा ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों जो हमारे पास क्या है स्ट्रक्चरल जीन्स है इसको क्या नहीं कर पाएगा कोड नहीं कर पाएगा। जब क्या हो रहा है रिप्रेसर कहाँ पर बाइंड हो रहा है ऑपरेटर रीजन में, तो बाकी तीनों आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तीनों स्ट्रक्चरल जीन को आगे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। ये किसके प्रेजेंस एब्सेंस में हो रहा है इंड्यूसर। अब देखो यहाँ पर ये रिप्रेसर जब बाइंड हो जाएगा तो ये इंड्यूसर जो है वो आगे आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने की कैपेबिलिटी नहीं देगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर नहीं हो रहा। इसके बाद लेकिन प्रेजेंस में देखना क्या हो रहा है, ये है रिप्रेसर एमआरएनए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये क्या है रिप्रेसर है, लेकिन ये इंड्यूसर जब इसके साथ ऐड हो जा रहा है, इंड्यूसर मतलब यहाँ पे लैक्टोज पर, तो लैक्टोज यहाँ पर क्या रहेगा इंड्यूसर, ये प्रोसेस को क्या करेगा आगे बढ़ाएगा। तो ये जब किसके साथ रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जा रहा है जिसे हम क्या अब इनएक्टिव हो जाएगा क्या हमारा रिप्रेसर, तो ये आके क्या नहीं होगा यहाँ पर जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से Z जो है वो लैक एमआरएनए Z किसके लिए कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएज और ये ट्रांस एसिटिलेज के लिए कोड करेगा। ठीक है, तो देखो ZYA सबसे पहले क्या बना रहा है एमआरएनए, यानी कि पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, ये रेगुलेशन है सिर्फ जीन एक्सप्रेशन का, तो ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बना रहा है और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये तीनों ट्रांसलेशन के टाइम पे ये तीनों एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं पूरे ओपेरॉन को। ठीक है बोलो, क्योंकि वो इंड्यूसर एब्सेंट है बस केस में, केसेस है दो, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और एक प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर रहेगा, तो उसमें ओपेरॉन काम ही नहीं करेगा कोड नहीं करेगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इसमें कोड करेगा क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो ये बाइंड नहीं हो पाएगा, तो आगे के प्रोसेस हो पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा ट्रांसलेशन भी होगा। इसको याद कर लो कि कौन सा एंजाइम किसके लिए कोड कर रहा है और पूरे ओपेरॉन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। Z Y और O किसके लिए कोड कर रहा है रिप्रेस इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या हो रहा है मतलब प्रोसेस पूरा इसका। इसके बाद में पिछला भी पूछूंगी ट्रांसलेशन का भी और इसको भी। कौन सा नॉर्मल स्पेलिंग पब्लिक की स्पेलिंग याद कर लिए, उसमें भी याद करने का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा। पहले ये कर लो ये दोनों को, फिर ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक साथ, या फिर ह्यूमन जीनोम को थोड़ा सा बता दूंगी आज फिर आगे। ब्लैक ओपरॉन का तो नहीं बचा होगा, क्यों अच्छा दिख रहा था। हाँ मैं ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन तक पूरा पूछूंगी और ब्लैक ओपरॉन को अभी कर लो याद कर लो उसको पूरा। ये ना इंड्यूस ये एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को करने में हेल्प कर रहा है, तो मैं पहले वही बताई थी कि रेगुलेशन कर रहा है जीन का, जीन को एक्सप्रेस करेगा तब जाके वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, डीएनए में जीन प्रेजेंट होगा तभी वो एमआरएनए में एक्सप्रेस होगा और फिर आगे प्रोटीन बनाएगा, तो ये पूरा जो ओपेरॉन है वो उसमें हेल्प करता है। हुँ? कौन सा ब्लैक ओपेरॉन का ट्रांसलेशन का साइट मतलब T2A है ना वो, क्या क्या टेस्ट। हाँ पहले इसीलिए 4 बजे ट्यूजडे को क्लासेस रहती है ना।
मंडे को ही होगा, मंडे को ही होगा ये वाला। तो यहाँ भी पढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ पे भी टेस्ट दिलाना ही पड़ेगा, इतना एक्सक्यूजेस मान लो, मंडे फाइनल मतलब मंडे फाइनल। हर मंडे थोड़ी हो रहा है, पहले चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, क्या मॉलिक्यूलर बेसिस का यही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का दोगे बोले मंडे को, तो उसका दे देना। ये नहीं ले रही हूँ इसको, वो तो पता नहीं। नहीं बताइए। क्लाइंट फिल्टर बहुत डिफिकल्ट है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट फिल्टर वगैरह, ठीक है नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगी, लेकिन ह्यूमन जीनोम पे देख लो थोड़ा सा आज। आज ह्यूमन जीनोम का थोड़ा सा नए फीचर्स पढ़ लो ह्यूमन जीनोम का, फिर कंप्लीट कर लेते हैं क्या। बस बस हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं, कंप्लीट करो पहले चैप्टर्स सारे, ठीक है, सारे मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस का, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च कब किसने किया था। अब जो यूके का जो ट्रस्ट था उन्होंने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट को और वो मेजर पार्टनर बन गए, बाकी सारे जो कंट्रीज है वो भी ज्वाइन किए बाद में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो कितने ईयर का प्रोजेक्ट था। तो आप लोग जीन पढ़ रहे हो, इतना सारा चीज पढ़ रहे हो, इंडियन साइंटिस्ट कितने थे उसमें, उसको क्यों पढ़ रहे हो फिर। ह्यूमन जीनोम भी उसी के लिए यूज हुआ, इतना सारे प्रोजेक्ट जो है जीन एक्सप्रेशन, हाँ क्या प्रोजेक्ट था एक, उसके बारे में आगे देखेंगे, जीनोम जीन्स के बारे में पूरा। तो एक मेगा प्रोजेक्ट था, हो गया। हाँ, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था जो 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस थे, तो दो अप्रोचेस याद रखना, पहला क्या है आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, यानी कि सिर्फ कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए, जो कि एक्सप्रेस हुआ था किस फॉर्म में, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग या फिर ईएसपी बोलते थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। सीक्वेंसिंग सेकंड क्या था, सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम, जिसमें कितने क्या रहेंगे, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी रहेंगे, ठीक है। इसके फंक्शंस और कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ये दो चीजें जो थी, ये दो अप्रोचेस थे ताकि हम एनालाइज कर पाए किस चीज को, ह्यूमन जीनोम को। इसके मेन क्वेश्चंस में आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम आता है, ठीक है। हाँ इसका भी, ये आज करेंगे, ये आज करेंगे, हाँ फीचर्स कर लो आज, ठीक है। फिर गोल्स भी बचे हैं इसके, और एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन का प्रोसेस भी बचा है इसका। आप लोग बस कल करेंगे, बल्कि कल नहीं आता है कभी। ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस रहते हैं, 7, ठीक है। एवरेज जीन में कितने बेसिस है, 3000 बेसिस है। तो ऐसे याद करते जाना कि सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने हैं, 3164.7, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, एवरेज जीन में कितने बेसिस है, 3000 है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितना है अप्रोक्सीमेटली, इसमें एस्टिमेट किया था 30,000, प्रोजेक्ट में पूरे प्रोजेक्ट में इतने सारे जीन्स। उसके अलावा 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो सेम रहेंगे सारे लोगों में जब उन्होंने प्रोजेक्ट को किया था तब। उसके बाद कुछ फंक्शन जो थे वो क्या थे, अननोन थे, 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन पता नहीं था। उसके बाद लेस देन 2% जो है किसी भी जीनोम का, वो क्या कर रहा था, कोड कर रहा था प्रोटीन के लिए, लेस देन 2% बस। फिर रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो क्या बना रहा था, ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन, बार बार क्या हो रहा था, सीक्वेंस वहां पे रिपीट हो रहा था। उसके बाद क्रोमोसोम 1 जो था उसमें सबसे ज्यादा जीन्स थे कितने, 2968। ये क्वेश्चन आता है किसमें फ्यूएस्ट जीन था, किसमें ज्यादा जीन्स थे। और सेकेंड वाला वाई, क्रोमोसोम नंबर वाई में जो था वो सबसे कम था, कितने, 231। उसके बाद साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था लगभग कितने, 1.4 मिलियन लोकेशन।
हाँ, ये एसएनपीज यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल बेस का डिफरेंस मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वहां पर हो रहा था। तो टोटल कितने हैं? 8। इंपॉर्टेंट मतलब सारे फीचर्स लिखना है। अगर साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है तो वो दोनों सो रहे हैं, उधर वाला सो रहा है। सबसे फ्यूएस्ट जीन किसमें होता है? कितना है पूरा? भेज दूंगी। ठीक है, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन में क्या क्या हुआ था बताओ? नहीं, पहले बताओ। इनिशिएशन में क्या हुआ था? ट्रांसलेशन में एयूजी में क्या इनिशिएट हुआ था, लेकिन आगे बताओ पूरा प्रोसेस को क्या था? हाँ बताओ। फिर नेक्स्ट इलोंगेशन में? हाँ, टीआरएनए में अमीनो एसिड था या अमीनो एसिड में टीआरएनए था? क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनेशन में? टर्मिनेशन बताओ। क्यों, कब? तो ये सब क्यों बता रहे? तुमको पूछ रही हो तो। स्टॉप कोडॉन कौन से? ठीक है, और वहां पे रिलीज फैक्टर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा? कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, और बाकी क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो हाइड्रोलाइज होता है ना वहां पे, तो हाइड्रोलाइज में क्या होगा? राइबोसोम जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलर अलग हो जाएगा। ठीक है, लैक ओपरॉन रेगुलेशन पहले बताओ। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ, ओपेरॉन क्या होता है? आगे उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बस ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। आगे और क्या क्या चीजें थी? रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटर। उसके बाद लैक ओपरॉन कौन बताएगा? ठीक है, ये देख के पता चल रहा है कि पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट हो रहा है किससे? प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन से। रेगुलेटरी जीन कौन सा है? आई जीन है। और आई जीन किसके लिए कोड करता है? रिप्रेसर के लिए। लैक ओपरॉन में तो सारे कोडिंग्स है ना, तो यहाँ पे आई जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है? जेड वाई ए किसके लिए कोड करते हैं? वाई जीन में सिर्फ परमिएस याद कर लो, उसमें सिर्फ इतना परमिएस याद कर लो। उसके बाद ए जीन। ठीक है, अच्छा हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइडिस का फंक्शन क्या है? परमिएबल सेकंड वाला है। गैलेक्टोसाइडिस का फंक्शन क्या है? पीछे बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइडिस का फंक्शन क्या है? बताओ, ज्यादा पढ़ लिए थे ना, तो बताओ अब। लैक ओपरॉन प्लीज अच्छे से समझ लो, इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आए।
पहले उसको उठा लो, उठ जाओ। जेड जेड जीन किसके लिए कोड कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए, जो कि क्या करता है, डाइसैकेराइड यानी कि लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो हाइड्रोलाइज कर रहा है, वो याद रखना, उसका फंक्शन क्या है? नींद आ रहा है क्या? तुम लोग को इतना जल्दी क्यों रहता है? नहीं पढ़ रहे हो केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में चैप्टर कौन सा चल रहा है? इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है अभी। हाँ नहीं छोड़ो उसका, तो बात ऑर्गेनिक का बात छोड़ो वहां से। ऑर्गेनिक पसंद है बट वैसे नहीं है एकदम, नहीं ऑर्गेनिक मेरे को फिजिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक पसंद है, ये है। छोड़ो, वाई जीन किसके लिए कोड कर रहा है? परमेज के लिए, जो कि क्या करता है, परमेबिलिटी ऑफ, हाँ किसका सेल का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल का। तुम लोग पीछे बात करना बंद करोगे, सुनोगे, पूछूंगी तो नहीं बताओगे फिर। हाँ, ए जीन किसके लिए कोड कर रहा है? ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटिलेज जो कि मेटाबोलाइज कर रहा है किसको? टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइडेज को। हाँ ये टॉक्सिक वाला पोर्शन है, क्योंकि थायो ऐड हो रहा है ना, साइनाइड एस वाला पोर्शन, थायो एस सी एन, थायोसाइनाइड पढ़ते हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पे थायोगैलेक्टोसाइडेसिस जो है टॉक्सिक है, ये क्या करता है? सेल में एंटर करने के लिए हेल्प करेगा बाय लैक्टोज पाइरुवेट। ठीक है, तो तीनों का याद हो गया कि जेड वाई ए किसके लिए कोड करता है फंक्शन? नहीं, बाकी पीछे तीनों बताओ, जेड वाई ए का पहले, जेड का बताओ किसके लिए कोड करता है? बीटा आगे, बस ना, कोई नहीं बताएगा, बताओ। हाँ गैलेक्टोसाइडेस और उसका फंक्शन अभी क्या बता रही थी मैं? ध्यान कहाँ रहता है? हाइड्रोलाइज करेगा किसको? गैलेक्ट, हाँ। नेक्स्ट बताओ, वाई का, वाई जीन किसके लिए कोड करता है? नेक्स्ट बताओ, वाई जीन किसके लिए कोड करता है? परमिएज के लिए, जो किसमें हेल्प करता है फंक्शन ऑफ, हाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेस की परमिबिलिटी के लिए। कहाँ घूम रहा है, तुम दोनों बस बात करते रहोगे। ए जीन तो अकेले सपने में रहेगा। ट्रांस एसिटिलेज के लिए फंक्शन थायो, सेम वही गैलेक्टोसाइड, मेटाबोलाइज करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करे बाय लैक्टोज कॉन्जुगेट दोनों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और क्या था हमारा? जेड वाई ए के बाद एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या हुआ था? एक्स वाई ए नहीं है, जेड वाई ए है। क्या बाइंड हुआ था? ऑपरेटर बाइंड हुआ था किसके साथ? रिप्रेसर के साथ। ठीक है, मतलब ये वाला जो रिप्रेसर है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है? रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर के साथ। तो इससे वो प्रिवेंट करेगा किस चीज को? हाँ, कौन ट्रांसक्राइब करता है यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आगे के प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये किसमें हो रहा है? एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या रहेगा ये?
इंड्यूसर ऐड होगा तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा। तो जेड किसके लिए कोड करता है? क्वेश्चन बार बार बोल रही, तो बार बार क्वेश्चन आएगा, ये बता रही क्या। और फीचर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, हाँ इतना नहीं हुआ, ये बस बोल रही हूँ। ह्यूमन जीनोम कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ह्यूमन जीनोम में? पहला 3000 बेस पर मत लिखना, 3164 को अगर पॉइंट मतलब क्या बोलते, हाँ न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ये पूरे। और इसमें एवरेज जीन में कितना रहेगा? 3000 है। और टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000। तो ये दोनों वैसे समझ लेना, ये 3000 बेसिस रहेगा और ये एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट 30,000 रहेगा। और फंक्शन जो है लगभग कितने के अननोन है? 50% के अननोन है। उसके बाद लेस देन 2% जो है वो किसके लिए कोड करेगा? और रिपीटेड सीक्वेंस क्या बनाएगा? लार्ज जीनोम जो है वो बना रहा है। उसके बाद क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन्स रहेंगे कितने? और 231। उसके बाद बाकी 1.4 मिलियन लोकेशन अभी तक क्या हुए हैं? आइडेंटिफाई, हाँ डिस्कवर्ड हुए हैं। क्या? हाँ इतने प्रोजेक्ट में, सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है। जो लॉन्च कब हुआ था? 13 ईयर प्रोजेक्ट था। हाँ तो और कंप्लीट कब हुआ था? 13 ईयर का पूरा मेगा प्रोजेक्ट था। इसके बाद ना वही सीक्वेंस एनोटेशन का प्रोसेस और क्या रहेगा? गोल्स ऑफ एचजीपी जो रहेगा वही रहेगा। समझ में आ गया? इतना लैग कौन बात, पीछे वालों को छोड़ना है।